हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 इतिहास का मौर्य काल। देखो, मौर्य काल से पिछले एग्ज़ाम में जो कि मैं बता दूं हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री का क्लास में चैप्टर बाय चैप्टर ये मौर्य काल है, जहाँ से आप सभी का एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाया जाता है। जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, कुषाण काल हो गया, ये सबसे आप सभी के एक प्रश्न बनता ही है। तो उसी को देखते हुए मौर्य काल का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, वनली इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट, समझो कि एक पॉइंट एक प्रश्न आप सभी के लिए लाएगा, तो वही थ्योरी से उठाकर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए लाया गया। अभी लाया गया मौर्य काल, फिर लाया जाएगा गुप्त काल, जो जहाँ से आप सभी का एग्जाम में नंबर आ सकें। तो इसी को देखते हुए आप सभी के लिए ये सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं बता दूं एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया जाता है। वर्तमान में जीडी का भी जोर शोर से करवाया जा रहा है। आप सभी के हर एक पॉइंट को कवर करवाया जा रहा है ताकि आप सभी का एक भी नंबर कहीं से ना छूटे, सभी को कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, जो कि मौर्य काल से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में। जो स्टूडेंट को याद हो वो रिवीजन के तौर पर करना, और जो स्टूडेंट के याद ना हो वो आप सभी याद कर जाना क्लास में और नोट्स कर जाना जो पॉइंट ना याद हो, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में। नंद वंश का अंतिम शासक की बात करें तो धनानंद था। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर नंद वंश के अंतिम शासक पूछे तो जो कि धनानंद था, उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। समझ रहे हो? आगे क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की गद्दी पर चाणक्य के सहयोग से 322 ईसा पूर्व में बैठा था। क्या? 322 ईसा पूर्व में चाणक्य के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते हैं? तो वह शूद्र कुल के था। चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल के था? तो शूद्र कुल के था। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते हैं? तो जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल को मानता है। कौन कुल का? क्षत्रिय कुल का। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषक शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्या? वृषक शब्द किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा के प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस के बीच युद्ध किस ईसा पूर्व में हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस के बीच युद्ध हुआ था। सेलुकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज के किसके दरबार में भेजा था? तो सेलुकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था सेलुकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज की रचना कौन थे? तो मेगास्थनीज के रचना इंडिका थे। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक का रचना किया था जिसका नाम क्या था? इंडिका था। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने क्या कहकर बुलाता था या क्या कहा? तो सैंड्स कोट्स कहा था। सैंड्रो कोट्स कहा था। क्या? सैंड्रो कोट्स। अपने जीवन के अंतिम समय में
चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म को स्वीकार किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। समझ, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, 298 ईसा पूर्व। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? कौटिल्य का पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। कौटिल्य का पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से प्रांत दिए थे? तो सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, हेरात, कंधार एवं मकरान दिया था। देखो, सेलुकस, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सेलुकस को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को युद्ध में हराया था। उसके प्रांत सेलुकस ने अपनी पुत्री के विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया और साथ में 4 प्रांत दे दिया। काबुल दे दिया, हेरात दे दिया, कंधार दे दिया एवं मकरान दे दिया। ये दे दिया। तो सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे, जो कि काबुल, हेरात, कंधार एवं मकरान था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानारू एवं मुरनारू से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो अमात्या कहा जाता था। क्या? अमात्या के नाम से पुकारा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त का जैन गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु की बात करें तो भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु कौन था? भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्याग किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्याग किया था? तो सल्लेखना विधि से किया था। सल्लेखना विधि से उसने अपना शरीर को त्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किस ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। 298। तक्षशिला में विद्रोह के समय शासक में कौन था? तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो उस समय शासक में कौन था? तो कौन था? बिंदुसार ही था। बिंदुसार। आगे है, बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? तो डाइमेकस जो कि यूनानी राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्या? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री चाणक्य था। कौन था? चाणक्य। पाटलिपुत्रा को पालिब्रोया नाम किसने दिया था? पाटलिपुत्रा को पालिब्रोया नाम किसने दिया था? तो मेगास्थनीज ने दिया था। कौन दिया था? मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य की बात करें महानतम शासक तो अशोक का माना जाता है। कौन? अशोक। अभिलेखों में अंशाक को किस नाम से संबोधित किया गया है? अंशाक को, अभिलेखों में अंशाक को देवानाम प्रिय या फिर देवान प्रियदर्शी। पुराणों में अशोक का किस नाम से जाना जाता है? पुराणों में अशोक का क्या नाम से जाना जाता है? तो अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा था। अशोक ने कलिंग विजय पर किस ईसा पूर्व में किया था? अशोक ने कलिंग विजय किस ईसा पूर्व में किया था? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसली थी।
कलिंग की राजधानी की बात करें तो तोसली थी। कहाँ थी? तोसली। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? तो कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए? कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन सा शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में अशोक का कलिंग का विजय, जो कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया? अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? ललित पतन नगर। कौन सा? ललित पतन नगर बसाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्यागपत्र कौन से घोष अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्यागपत्र कर कौन सा घोष अपनाया था? तो धम्म घोष अपनाया था। धम्म घोष अपनाया था। भेरी घोष त्याग कर दिया था और धम्म घोष अपना लिया था। अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? अशोक की कर नीति की जानकारी तो रूमीदई अभिलेख से मिलती है। किससे? रूमीदई अभिलेख से। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसका पूजा करता था? अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले भगवान शिव का पूजा करता था। अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया? अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया? उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी अशोक के माता का नाम था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो पुत्र और पुत्री को भेजा था। पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संघमित्रा था। मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो लगभग 173 वर्ष तक मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात करें तो बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। अशोक का अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? बृहद शिलालेख की बात करें तो शिलालेखों की संख्या 14 है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। मैकियावेली की प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली की प्रिंस की तुलना कौटिल्य का अर्थशास्त्र से किया जाता है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। सौंदरानंद की रचना किसने की थी? सौंदरानंद किसकी रचना है? तो सौंदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष की। किसकी? अश्वघोष। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। रांची के स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? तो अशोक मौर्य ने बनाया था। मौर्य वंश से पूर्व मगध पर शासक कौन कर रहा था? तो धनानंद कर रहा था। कौन कर रहा था? धनानंद। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो संस्कृत भाषा में। कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासक काल में धार्मिक अनुष्ठानों की मन्नति को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में धार्मिक अनुष्ठानों की मन्नति को क्या कहा जाता है? तो पुरोहित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरोहित। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता है? तो मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को कहा जाता था राष्ट्र। क्या कहा जाता था? राष्ट्र। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई क्या थी? मौर्यकालीन शासक व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। क्या थी? ग्राम। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व वाला कौन सा शिलालेख है? तो अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्तम वाला शिलालेख कौन है?
तो 13वां शिलालेख है। कौन है? 13वां शिलालेख, जिसमें क्या कलिंग विजय का विवरण है। अशोक के कौन से शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? अशोक के कौन सा शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम शिलालेख में यह घोषणा है। अशोक का 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह धौली से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौली से। मौर्य काल में जनसाधारण को भाषा क्या थी? मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली थी। क्या थी? पाली। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम पन्न था। क्या था? पन्न। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्रा का सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाने वाला राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल पाटलिपुत्रा में किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? तो रुद्रटमन का जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। आगे है वैसे स्तंभ, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो उसे भावु स्तंभ कहते हैं। भावु स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। श्रीनगर में स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। कौन? अशोक मौर्य ने किया था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में हुआ था। क्या? अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को रूढ़ पुरुष कहा जाता था। रूढ़ पुरुष यहाँ पे होगा। क्या कहा जाता था? रूढ़ पुरुष कहा जाता था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह उसकी युक्ति है। किसकी युक्ति है? किसने कहा था भारतीयों लिखने की कला नहीं जानते हैं? तो मेगास्थनीज ने कहा था कि लिखने की कला नहीं जानते हैं। तो ये रहा आप सभी को मौर्य काल का इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि 17 से 18 मिनट में आप सभी को मौर्य काल से जितने भी प्रश्न आज के तक एग्जाम में बना है, बस इतना ही से बनता है मौर्य काल। तो आप लोग ने मौर्य काल से अगर एग्जाम में प्रश्न बना, आपका कोई भी शिफ्ट का स्टूडेंट हो, तो आप लोग बिल्कुल 100% यहीं से फंसेगा और बिल्कुल राइट करोगे, टेंशन ना लो। तो मैं हिस्ट्री का जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही ला रहा हूँ। तो जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि आपके एक भी वीडियो ना छूटे और आप लोग की तैयारी पूर्ण रूप से हो पाए। तो सभी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना और सभी स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। जल्दी अगले आएंगे क्या? गुप्त काल में। ये मौर्य काल हो गया, आगे गुप्त काल आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। तो सभी स्टूडेंट को जब तक जय हिंद।